हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंड्यूसिव लीगल। तो ये है हमारी आज की सेकेंड वीडियो रिलेटेड टू मर्जर। लेट्स सी कि हम आज का 4 वीडियो का चैलेंज पूरा कर पाते हैं या नहीं। प्लीज़ कीप अस मोटिवेटिंग बाय लाइकिंग, शेयरिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर फ्यूचर अपलोड्स। अब जल्दी से आते हैं आज के टॉपिक पे, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। दैट इज प्री प्रेप फॉर अ मर्जर, यानी मर्जर से पहले जो आपको चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जो प्री प्रिपरेशन करनी होती है, ये वीडियो है उसके बारे में। मर्जर जो होता है वो एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन होती है जिसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज़ से, जो है तो बहुत ही बेसिक सी लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है कि आपके मेमोरेंडम एसोसिएशन में, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में मर्जर का क्लॉज होना चाहिए। है तो एक छोटा सा पॉइंट, और नॉर्मली सभी कंपनीज के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में मर्जर का पॉइंट होता है। बट इन केस अगर आपकी कंपनी मर्जर की प्लानिंग कर रही है तो प्लीज़ एक बार अपने मेमोरेंडम्स और आर्टिकल को रीचेक कर लीजिए एंड मेक श्योर कि उसमें मर्जर का पॉइंट है। और इन केस अगर वो नहीं है तो प्लीज़ आप अमेंड कराइए और उस पॉइंट को इंसर्ट कीजिए। बिकॉज अगर आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल आपको स्पेसिफिकली पावर नहीं दे रहे हैं मर्जर की, तो यू कैन नॉट गो फॉर मर्जर। अब आते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है वैल्यूएशन। मर्जर में वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मर्जर की जो एक्सरसाइज है उसे शुरू करने से पहले ही आपको वैल्यूएशन करा लेना चाहिए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंसोलिडेशन के लिए मर्जर करा रहे होते हैं, और जैसा कि आपने देखा ही है कि इस टाइम पे कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो देयर इज़ अ ट्रेंड कि लोग इस टाइम पे कंसोलिडेशन के टूवर्ड्स जा रहे हैं। जहाँ पे पहले बहुत सारी कंपनीज खोली होती थी एक ग्रुप में, नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर जस्ट कंसोलिडेटिंग देयर बिजनेस अंडर सिंगल हेड, या फिर वो मतलब मान लीजिए 25-30 कंपनी होती थी तो वो कंसोलिडेट करके 2-3 कंपनी में ही अपना बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे बहुत से केसेस जो होते हैं कि जिसमें आप कंसोलिडेशन के लिए जा रहे हैं, तो उन कंपनीज में या उन ग्रुप्स में इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कंपनी में किसे मर्ज कर रहे हैं। वट एट द एंड ऑफ द डे नीड इज अ कंसोलिडेशन। बस वो अपने बिजनेस को समेटना चाहते हैं कुछ एंटिटीज में। तो इस केस में कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जिस केस में अगर आप केवल कंसोलिडेशन के लिए जा रहे हैं और आपकी कोई ऐसा फ्लैगशिप कंपनी नहीं है, या कोई ऐसा ब्रांड या कोई ऐसा नेम नहीं है जिसमें आपको कंसोलिडेशन करना है, या वो ब्रांड आपको आगे लेके जाना है, या लिस्ट कराना है, या कुछ भी ऐसा करना है फ्यूचर के लिए कि वो नाम तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या करें कि आप उस कंपनी में कंपनीज को मर्ज करें, बाकी कंपनीज को, जिसका वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा हो। उस कंपनी में आपको बाकी कंपनीज को मर्ज करना है जिसका वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा हो। अब समझते हैं ऐसा क्यों। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो जब आप शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे, या ये कह लीजिए स्वैप रेशियो निकालेंगे, तो आपको कम शेयर देने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिस कंपनी का मान लीजिए वैल्यूएशन ज़्यादा है, आपने उसमें बाकी कंपनीज को मर्ज किया, तो जो बाकी कंपनीज के शेयर होल्डर हैं उन्हें एक्सचेंज में आपको शेयर्स जो हैं वो कम देने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू शेयर स्वैप रेशियो या शेयर एक्सचेंज रेशियो। अब सवाल आता है कि नॉर्मली ये जो कंपनीज होती हैं ये तो मतलब एक फैमिली ओन्ड बिजनेस होता है, इसमें जो शेयर्स हैं वो तो घर वालों के पास या प्रमोटर ग्रुप के पास ही तो जाने हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हम शेयर जो हैं वो थोड़े ज़्यादा दें या थोड़े कम दें, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इसका जो आता है वो तो है आपका सबसे पहले शेयर कैपिटल पे। इन केस अगर आप कम वैल्यूएशन वाली जो कंपनी है उसमें मर्ज करते हैं बाकी कंपनीज को,
तो आपको इन रिटर्न शेयर्स जो हैं वो ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब क्योंकि आपको अलॉटमेंट ज़्यादा करनी है, तो ज़्यादा अलॉटमेंट करने के लिए यानी अपनी पेड अप कैपिटल को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपनी ऑथराइज कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी। और नॉर्मली मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक जब भी हम कम वैल्यूएशन वाली कंपनी में मर्जर करते हैं तो 99% कंसोलिडेशन के बाद जो टोटल ऑथराइज कैपिटल आती है, आप सोचेंगे कि कंसोलिडेट ऑथराइज कैपिटल होगी तो सही, लेकिन जब शेयर स्वैप रेशियो आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा अगर आप कम वैल्यूएशन वाली कंपनी में मर्ज करते हैं तो आपकी पेड अप कैपिटल उससे ज़्यादा आ रही होगी, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल बढ़ाना अपने आप में ही एक अच्छी खासी कॉस्टिंग होती है, ये तो हम सबको पता ही है। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे। इन केस अगर आप ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी जो है उसमें मर्ज करते हैं तो जो आपकी कंसिडरेशन है मर्जर की, कंसिडरेशन ऑफ मर्जर वो कम आएगी। बट इन केस अगर आप कम वैल्यूएशन वाली कंपनी में मर्ज करते हैं तो आपकी कंसिडरेशन ऑफ मर्जर है वो ज़्यादा आएगी। अब आप फिर बोलेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है आपकी स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन पर, बिकॉज अगर कंसिडरेशन ज़्यादा होगी, स्टैम्प ड्यूटी हैज़ टू बी पेड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ मर्जर। अगर आपकी कंसिडरेशन ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली आपकी स्टैम्प ड्यूटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब ये समझ लेते हैं कि कंसिडरेशन होता क्या है। कंसिडरेशन मर्जर की वो कॉस्ट होती है जो कि आप पे करते हैं मर्ज करने के लिए एक एंटिटी को इन एक्सचेंज। यानी अगर आप एक्सचेंज में किसी भी कंपनी को सपोजिंगली मान लीजिए आपके यहाँ 3 एंटिटी मर्ज हो रही हैं, उन तीनों एंटिटी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें आपको जो शेयर्स देने पड़ रहे हैं, मान लीजिए आपको टोटल मिला के 100 शेयर देने पड़ रहे हैं जो आपका स्वैप रेशियो है उसके हिसाब से, और आपके एक शेयर की वैल्यू जो है वो है 10 रुपये। तो आपका जो मर्जर का कंसिडरेशन हुआ दैट विल बी टोटल 1000 रुपीज़ 100 इंटू 10, यानी जितने शेयर आपने दिए और जितनी उसकी वैल्यू है। तो ये जो 1000 रुपीज़ आया इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब अगर आप कम वैल्यूएशन वाली कंपनी पे करते हैं तो ये जो वैल्यू है ये बढ़ जाएगी क्योंकि आपको शेयर ज़्यादा अलॉट करने पड़ेंगे और अकॉर्डिंगली आपकी स्टैम्प ड्यूटी बढ़ जाएगी। इधर तो आप ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने के लिए पैसे पे करेंगे और उसके साथ साथ आपको पे करने पड़ेंगे पैसे स्टैम्प ड्यूटी में ज़्यादा। तो इसी वजह से मेक श्योर कि व्हाइल यू आर इनिशिएटिंग अ मर्जर you properly do a cost benefit analysis of merging of any entity which you have chosen। अगर आपने चूज किया है कि मुझे ए एंटिटी में बी, सी और डी को मर्ज करना है तो मेक श्योर कि आपने उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया हो कि ए में मर्ज करने को क्या फ़ायदा है, बी का क्या फ़ायदा है, सी का क्या फ़ायदा है और डी का क्या फ़ायदा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ऑल्दो ये एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी स्टेप है, जैसा अब आप सब जानते हैं कि जब आप मर्जर कराने जाते हैं तो आपको आरओसी, ओएल और आरडी से एनओसी लेनी पड़ती है। ऑल्दो इनकम टैक्स से भी लेनी पड़ती है, बट आई एम जस्ट कवरिंग दीज 3 डिपार्टमेंट्स बिकॉज इनकम टैक्स से सच बहुत ज़्यादा क्वेरी लेटर आता नहीं है अगर आपकी कंपनी प्रॉपरली असेस्ड है और आपने कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा तो जब आरओसी, ओएल और आरडी से आपको एनओसी लेनी होती है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर पॉसिबल हो तो एक बार जो क्वेरी लेटर ये तीनों डिपार्टमेंट करते हैं इशू, आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। बिकॉज नॉर्मली ये जो क्वेरी लेटर है, खासकर जो फर्स्ट क्वेरी लेटर आएगा आपके पास, वो तो हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। अगर आपने 3, 4, 5 मर्जर कराए हों तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हर कंपनी में आपको सेम क्वेरी लेटर आता है, बट ये आपको अपनी कंपनी में क्या क्या एयर टाइट कंप्लाइंस करने हैं उसका आइडिया दे देता है। और इसके साथ ही अगर मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है प्रैक्टिकली कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हम लोगों का कंट्रोल नहीं होता या वो हम नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप उसके लिए एक बेस्ट डिफेंस पहले से तैयार कर सकते हैं या एक प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो थ्रू दैट क्वेश्चनर। नॉर्मली भी जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हैं तो हम लोग हमेशा, या ये कह लीजिए हमेशा एडवाइस करता है हर टीचर या कोई भी आपको ये एडवाइस करता है कि एटलीस्ट स्कैनर देख के जाओ,
भले आपने सब्जेक्ट कितना भी अच्छा पढ़ा हो, भले आपने कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन करी हो, लेकिन हर प्रिपरेशन के एंड में या हर प्रिपरेशन के टाइम पे आपको ये ज़रूर कहा जाता है कि एटलीस्ट हैव अ लुक कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन क्या आते हैं, अपनी तैयारी को उस हिसाब से कीजिए। तो बस आप समझ लीजिए ये वही वाली सलाह है कि आपके सामने मर्जर की एप्लीकेशन लगाने के बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसका एक प्री प्रेप आपको कर लेना चाहिए। अब आते हैं लास्ट प्री प्रेप पे। मेक श्योर कि आप एक लिस्ट ऑफ इवेंट और आयल रादर से कि एक एग्जीक्यूशन शेड्यूल तैयार कर लीजिए। आई विल सजेस्ट यू टू मेक अ एग्जीक्यूशन शेड्यूल बिफोर हैंड कि कब आप बोर्ड मीटिंग कराएंगे, कब तक आप फर्स्ट मोशन फाइल करेंगे। अब आप बोलेंगे कि जी मैं कैसे शेड्यूल तैयार कर लूँ, क्योंकि जब फर्स्ट मोशन का ऑर्डर आएगा उसके बाद ही तो सेकंड होगा। अग्रीड, लेकिन एटलीस्ट ऑलवेज हैव अ चेकलिस्ट इन योर हैंड, ऑलवेज हैव दैट शेड्यूल इन योर हैंड। बिकॉज होता क्या है, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट मोशन के विद इन 7 days, जिस दिन आपका फर्स्ट मोशन का ऑर्डर आ गया, विद इन 7 days आपको सेकेंड मोशन फाइल करनी होती है। और इतने कम टाइम में सेकेंड मोशन अगर आपने पहले नहीं बना के रखी, अब प्री प्रेप का एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ऑल्दो ये मैं आपको एग्जीक्यूशन में बताती कि आपने फर्स्ट मोशन जिस दिन फाइल किया, मेक श्योर कि आपकी सेकेंड मोशन की तैयारी पूरी हो। बिकॉज ऑर्डर आने के बाद केवल 7 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करनी होती है सेकेंड मोशन। और अगर आपने वो पहले से नहीं बना रखी तो आप 7 दिन में सेकेंड मोशन बनाना, प्लस उसे वेट करना और प्लस उसके बाद क्लाइंट से साइन कराना, ये बहुत ही मुश्किल या कह लीजिए इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। और अगर 7 दिन में फाइल नहीं करी तो आपको जाना पड़ेगा कंपाउंडिंग के लिए। और अगर आपको कंपाउंडिंग करानी पड़ गई तो 1 या 2 डेट तो निश्चित गई। और 1 या 2 डेट का एनसीएलटी में मतलब बेयर मिनिमम 1 या 2 महीना होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू फाइल दैट ऑन टाइम। और इसके लिए आपको एक एग्जीक्यूशन शेड्यूल आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मर्जर के कुछ प्री प्रेप जो हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनाए हैं। अब मिलते हैं थोड़ी देर में एग्जीक्यूशन ऑफ मर्जर की वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।